असेसमेंट क्या है? असेसमेंट कहता है कि जी असेस करना, आपका तखमीना लगाना, के अंदाज़ा लगाना कि जी कितनी हमें लैंड रेवेन्यू लेनी चाहिए। ठीक है, कितनी हमें लैंड रेवेन्यू लेनी चाहिए। अब लैंड रेवेन्यू क्या है? लैंड रेवेन्यू की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि स्पेसिफिक शेयर इन द प्रोड्यूस ऑफ लैंड, स्पेसिफिक शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोड्यूस ऑफ लैंड, कि किसी जमीन की पैदावार में से जो गवर्नमेंट का हिस्सा है उसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, किसी जमीन की पैदावार में से गवर्नमेंट का कितनी शेयर है, जो गवर्नमेंट का शेयर है उसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं। और लैंड रेवेन्यू कैसे हम असेस करते हैं, उसके लिए हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की जरूरत पड़ी थी कि जी किस पर्सन के नाम कितनी जमीन है और हमने उससे कितनी लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है असेसमेंट। असेसमेंट का फिर वो आगे असेसमेंट सर्कल बताता है कि जी असेसमेंट सर्कल वो एरिया जिसमें आप होमोजेनियस रेट आप लेते हैं, मेन एक जैसा रेट आप लेते हैं, वो आपका असेसमेंट सर्कल है। आगे जर्नल रूल 56 जर्नल रूल क्या है? जर्नल रूल यह है कि जी ऑल लैंड्स टू वट एवर पर्पज अप्लाइड एंड वेयर एवर सिचुएट इज लाइबल फॉर द प्रॉपर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ठीक है, कि जमीन आपकी जिस मर्जी मकसद के लिए पड़ी है, वो उस पे अस्पताल है, वो विलेज है, वो रिवर है, या कोई समंदर है, फॉरेस्ट है, जो मर्जी जिस मर्जी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, एंड वेयर एवर सिचुएट, वो कहीं पे भी है, वो रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल है या कमर्शियल है, आपने लैंड रेवेन्यू देनी है। इज लाइबल फॉर पेमेंट, वो उस पे लैंड रेवेन्यू लाजमी लिया जाएगा। ये जनरल रूल है। क्या है जनरल रूल? कि ऑल लैंड टू वट एवर पर्पज अप्लाइड वेयर एवर सिचुएट इज लाइबल फॉर लैंड रेवेन्यू। ठीक है, उस पे लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, उस पे लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। ठीक है, हाँ एक्सेप्शन है। फिर वो कहता है कि जी कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, कुछ चीजें को हम छोड़ देते हैं, कुछ जमीनों को हम छोड़ देते हैं, जैसे आपकी विलेज साइट वगैरह है, इस तरह की कुछ चीजें छोड़ देते हैं। वो कौन सी है, उनको हम डिस्कस करते हैं। कहता है एक्सेप्ट मासवाए वो जमीनें सच लैंड होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट लायबिलिटी बाय स्पेशल कंट्रैक्ट विद गवर्नमेंट, जो आप स्पेशल कंट्रैक्ट विद गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट स्पेशल कंट्रैक्ट से दे देती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने चौलिस्तान, मतलब चौलिस्तान क्या, बहावलपुर का एरिया, बहावलपुर आधा चौलिस्तान जिसको हम कहते हैं रोही, आधा बहावलपुर रोही में है। ठीक है, बंजर टीले हैं, बंजर जमीनें पड़ी हैं। ठीक है, और आपका रहीम यार खान का कुछ एरिया वो भी चौलिस्तान में है। उन जमीनों को उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि जी 25 साल आप रख लें, कोई हमने आपसे लैंड रेवेन्यू नहीं लेना। तो ये क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। ठीक है, या बाय द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बाय द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, कि आपका आपका वो कहता है कि वो मतलब जैसे हमने सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में आपने पढ़ा था, 2 में क्या कि जी आपकी जमीन अनसूटेड है, जिसके अनसूटेड टू दी सर्कमस्टांसेस के, मतलब इस पे ये सेक्शन, ये प्रोविजंस नहीं अप्लाई होनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड कर देगी। या सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि जी जैसे कुछ आपका डॉक्यूमेंट जमीन वैसे छोड़ देती है, जैसे विलेज साइड वगैरह, वो टाइम दी उनको कोर्ट छोड़ सकती है। कि मतलब कोई आपका ला राइजल वक्त जो ला है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई जमीन छोड़ देते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। दूसरा, सच लैंड इंक्लूड विलेज साइट, विलेज साइट वाली जमीन पे भी कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता। सी सच लैंड इंक्लूड कंटोनमेंट लिमिट्स,
कंटोनमेंट लिमिट्स के आपका फौजी छावनी, ठीक है, फौजी एरिया, वहां पे भी जो जमीन है उस पे भी लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता। डी, या लैंड अन अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड ऑन विच प्रॉपर्टी टैक्स इज पेएबल, मतलब कोई जमीन जिस पे हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं उस पे भी लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वो अगर वो उस पे हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दें और लैंड रेवेन्यू भी दें तो वो क्या हो जाएगा, वो डबल जेओपर्डी में आ जाएगा। तो वो क्या कहता है, नो वन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर सेम काज, ठीक है, एक काज पे एक पर्सन को दो दफा आप नहीं कर सकते, वो वैक्स नहीं कर सकते, टेंस नहीं कर सकते। आगे कहता है वेस्ट एंड बैरन लैंड, के बंजर जमीनें, ठीक है, नॉट अंडर कल्टीवेशन फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ लेस देन 6 years, ऐसी जमीनें जो 6 सालों से जेर काश्त नहीं है उस पे भी लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा इमीडिएटली बिफोर द आप नोटिफिकेशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 59 के, मतलब जो नोटिफिकेशन हो गया उसके 6 साल तक अगर कोई जमीन वो जेरे काश्त नहीं है तो उस पे भी लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। आगे प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड वेयर एनी वेस्ट और बैनल लैंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन आफ्टर द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन हुआ है 2018 में और 2019 में जो बैनर लैंड थी उसको हमने जेरे काश्त ले आए हैं, उस पे हल चला के उसको हमने जेरे काश्त ले आए हैं। नोटिफिकेशन कौन सा, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का 2018 में हुआ है, तो 2019 में हम लैंड रेवेन्यू उसको कल्टीवेशन में ले आए हैं, तो फिर भी 6 साल तक उस पे लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। Such land shall not liable for payment of land revenue for the period of 6 years from the date it is so brought under cultivation, ठीक है, कि 2024 मतलब 18 में नोटिफिकेशन आया तो 2024 तक उस पे हम लैंड रेवेन्यू नहीं पे करेंगे, ठीक है। ये बताया गया आपका जनरल रूल क्या था कि तमाम जमीन जहाँ पे मर्जी पड़ी है, ठीक है, जिस मर्जी मकसद के लिए पड़ी है उस पे आपको लैंड रेवेन्यू पे करेंगे। लेकिन ऐसी जमीन जिस पे आपका स्पेशल टैक्स कॉन्ट्रैक्ट है, या ऐसी जमीन जिस पे आपका वो जो किसी लॉ के तहत छोड़ दिया गया है, या विलेज साइट वाली, या कंटोनमेंट एरिया वाली, या जिस पे आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, या जो बैरन लैंड है उन पे लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। 56(2) कहता है आपकी लैंड रेवेन्यू जो है वो शैल बी असेस्ड इन कैश, वो कैश मतलब वो बताया जाएगा कि जी 1 एकड़ पे हमने 500 लेना है या 1 एकड़ पे हमने 1000 रुपये लेना है, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा कि जी 1 एकड़ पे जो है हम 1 मन गंदम लेंगे या 1 मन कपास लेंगे, ऐसा नहीं होगा, उसको कैश में असेस किया जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि जी लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज, ठीक है, फिक्स्ड एनुअल वो बता दिया जाएगा कि जी हमने इतनी आपसे एनुअली लेना है, सालाना हम आपसे मतलब सालाना 1 एकड़ का हम 1000 लेंगे, 1 एकड़ का 2000 लेंगे, ये इस तरह असेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे 56 में वो आपका वो बताता है कि जी ये जो फिक्स किया जाएगा ना, तो वो कम अज कम 10 साल और मैक्सिमम 25 साल इस इतनी एरिया तक कर सकते हैं, मतलब असेसमेंट की। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो असेसमेंट है आज की है 2015 में की है, तो ये असेसमेंट आपकी 2025 तक चलेगी या 2040 तक चलेगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि जी 2015 में असेसमेंट की और वो कहेंगे जी 5 साल तक चलेगी, 5 साल तक मतलब 2020 तक चलेगी, नहीं, कम अज कम जब भी असेसमेंट की जाएगी उसको या कम अज कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक आप लगा सकते हैं, सेम रेट वही जो एक आप फिक्स कर देते हैं। आगे कहता है लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड इन फिक्स्ड एनुअल चार्ज या इन फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट, ठीक है, जैसे प्रिस्क्राइब्ड रेट जैसे पर एकड़ या यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, एप्लीकेबल टू दी रिकॉर्डेड एज सोन या मेच्योर्ड या कल्टीवेटेड
या ड्यूरिंग एनी हार्वेस्ट या ड्यूरिंग एनी ईयर। ठीक है, वो कह सकते हैं कि जी सालाना हम ले सकते हैं, या हर फसल पे ले सकते हैं। हर फसल जैसे गंदम की फसल आएगी तो उस पे हम लेंगे, कपास की फसल आएगी तो उस पे लेंगे, या हम सालाना ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह वो कोई भी रेट फिक्स कर सकते हैं, या कोई एक फिक्स्ड लेके आ सकते हैं। वो गवर्नमेंट की मर्जी है, जैसे मर्जी लगा दे। आगे प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी असेस्ड इन फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग स्केल वेरिंग एनुअली। ये नहीं है कि जी हर साल वो चेंज होता रहे, नहीं। वो मैंने आपको बताया कि जी 10 साल तक के लिए या 25 साल के लिए, 10 से 25 साल तक हम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग दी फिक्स्ड प्राइस। मतलब ये नहीं होगा कि जी आपका हर साल चेंज होता है, ऐसा नहीं होगा। 56A कहता है एग्जम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक्सेप्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू कहता है नो लैंड ओनर फ्रॉम दी रबी शैल बी लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू। ठीक है, आप सिंपली वो कह रहा है कि जी एक्सेप्शन, ये उन्होंने नई अमेंडमेंट डाली है कि इस एक्सेप्शन के तहत, एक्सेप्शन टू लैंड रेवेन्यू, नो लैंड ओनर, ठीक है, shall be liable to pay land revenue at any rate or cess chargeable under provision if he own irrigated land not exceeding 2.5 एकड़, या unirrigated land not exceeding 5 एकड़, या irrigated unirrigated land जो कि 2.5 एकड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही। ठीक है, तो उस पे लैंड नहीं दी जाएगी। ठीक है, सिंपली ये छोटे काश्तकारों के लिए रखा है कि छोटे काश्तकार जिनके पास जमीन है, सिर्फ जिनके पास जमीन है आपकी 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ कौन सी, नहरी जमीन, 2.5 एकड़ नहरी जमीन है, उस पे कोई रेवेन्यू नहीं चार्ज जाएगा। या आपकी 5 एकड़ है बरानी जमीन, बरानी जमीन जैसे ये हम अपर पंजाब चले जाएं, बरानी इलाके जैसे मेरा एक स्टूडेंट है वो तलाकंग से, वो बताते हैं कि जी बारिशें होती हैं तो फसलें होती हैं, तलाकंग चकवाल या अटक, वहाँ पे भी वही है कि जी बारिशें होती हैं तो फसल वगैरह होती है, वरना नहीं। तो वो क्या है, वो उनका वो अनएरिगेटेड लैंड है, नहरी पानी उधर नहीं है। तो वहां पे अगर किसी के पास 5 एकड़ है तो उस पे भी ये नहीं दिया जाएगा लैंड रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद कहता है इरिगेटेड या अनइरिगेटेड लैंड एकड़, एकड़ ऑफ व्हेन डज नॉट एक्सीड 2.5 एकड़, मतलब मिक्स है तो 2.5 एकड़ से ज्यादा है, 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब 2.5 एकड़ तक वो कोई लैंड रेवेन्यू नहीं है। आगे 57 कहता है कि बेसिस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट किन बेस पे कराई जाएगी आपकी, वो बता है कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी बेस्ड ऑन ईस्ट एस्टिमेट एवरेज मनी वैल्यू ऑफ ग्रास प्रोड्यूस ऑफ स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट। ग्रास प्रोड्यूस क्या है कि जी आपकी मतलब अंदाजन, अंदाजन उसकी पैदावार कितनी है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रास प्रोड्यूस। ठीक है, कि जी आप देखा जाएगा कि जी 1 एकड़ से कितनी गंदम आ रही है। 1 एकड़ से हमारे पास अगर मतलब साउथ पंजाब की तरफ देखा जाए तो वहां पे 1 एकड़ की जो गंदम की पैदावार है वो 35 मन गंदम पर एकड़ मिलती है। मतलब 1 एकड़ से कम अज कम 35, और 45 ज्यादा से ज्यादा 45 50 भी हो सकती है, 50 मन फी एकड़ होती है। तो कोर्ट इस अंदाजे से फिर वो असेसमेंट लगाती है कि जी इतनी एरिया है तो इतनी जमीन होनी चाहिए। कहता है सच असेसमेंट शैल बी मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये असेसमेंट जो होगी वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगी, अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगी। ठीक हो गया। आगे आगे कहता है आपका फॉर असेसमेंट। आगे 58 है, 58 कहता है कि आपका
50 लिमिट, लिमिट वो कहता है लिमिट जो है वो ये नहीं होगा कि शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ स्टेट। तो कहते हैं कि जी 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। सपोज के आप 1 एकड़ से आप सपोज के कमा रहे हैं 100 रुपया, तो आपको कहें कि जी आप उसका 1/4 जो है 25 बनता है 25, तो आपको कह सकते हैं कि जी 100 रुपए के ऊपर आप 25 रुपये लैंड रेवेन्यू दें। ये नहीं होगा कि 100 रुपये के ऊपर आपको कहें कि 40 रुपये दें या 50 रुपये दें। ठीक है, 1/4 बनी से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये असेसमेंट होगी कि वो किसी भी सूरत में 1/4 से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। आगे कहता है जनरल नोटिफिकेशन इंटेंडेड reassessment instruction as principle of assessment, as principle of assessment। आगे कहता है assessment may be made in general or special order। assessment of land revenue may be by general or special। असेसमेंट जो होती है वो आपकी जनरल भी हो सकती है, स्पेशल भी हो सकती है। स्पेशल असेसमेंट आपकी सेक्शन 70A के तहत करते हैं। ठीक है, कब सेक्शन 70 के तहत करते हैं, और जनरल असेसमेंट ये जो हम आप कर रहे हैं यही आपका 56 के तहत। ठीक है, आगे कहता है जनरल असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू shall not be undertaken with the previous sanction of government and notification of that sanction। कि असेसमेंट जो है वो गवर्नमेंट की इजाजत के साथ होगी। किसकी? विद दी प्रीवियस सेंशन ऑफ गवर्नमेंट, प्रीवियस सेंशन ऑफ गवर्नमेंट की इजाजत के साथ होगी आपकी असेसमेंट। आगे कहता है इन ग्रांटिंग सच सेंशन गवर्नमेंट में गिव द इंस्ट्रक्शंस। अब जब गवर्नमेंट कहेगी कि असेसमेंट करें तो वो इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कंसिस्टेंट होंगी विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कंसिस्टेंट मतलब इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं होंगी। ठीक है, इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं होंगी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग होंगी। आगे कहता है 60 कि आपका जनरल असेसमेंट शैल बी मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। जनरल असेसमेंट क्या होगी? वो रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। बिफोर मेकिंग सच असेसमेंट शैल रिपोर्ट, वो आपकी बिफोर में असेसमेंट करने से पहले रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। ठीक है, थ्रू कमिश्नर। Revenue officer shall report through commissioner for sanction of board of revenue his proposal with regard thereto। ठीक है, अब रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो प्रपोज कर रहा है तो उसने सेंक्शन लेनी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। पीछे हमने पढ़ा है कि असेसमेंट होगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाज़त से होगी। रेवेन्यू ऑफिसर ने इजाज़त लेनी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, किसके थ्रू? कमिश्नर के थ्रू। मतलब वो प्रपोजल देगा आपके रेवेन्यू कमिश्नर को, कमिश्नर आगे वो इजाजत लेगा आपके गवर्नमेंट से। ठीक है, आगे गया जी 61 अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट। कहता है आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल for the purpose board of revenue shall pass order as he deems fit। ठीक है, as he deems fit subject to the provision of subsection 3 and 4 and on receipt of such order revenue officer shall make order determining the assessment proper for each state concerned and shall announce it as such manner as government may by rules। ठीक है, वो असेसमेंट की जाएगी और उसको असेसमेंट के बारे में गवर्नमेंट जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो ऑर्डर करेगा। कैसे ऑर्डर करेगा? एज पर रूल्स, एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड, जो कि वो आपका रूल्स 1968 में बताया गया है। आगे कहता है एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग द असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर शैल आल्सो डिक्लेयर द डेट टू विच दैट टू फैक्ट। ठीक है, वो बताएगा कि जी
किस दिन से हमारा ये असेसमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, किस दिन से ये लागू होगा वो डेट बताएगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर बताएगा कि जी ये आपका ये इफेक्ट होगा विद, ये से लिखते हैं डब्ल्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021, ये वो लिखेंगे कि जी इस डेट से ये इफेक्ट करेगा, एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्टर इट शैल इफेक्ट अकॉर्डिंगली। आगे कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 एवरेज रेट, the average rate of assessment imposed under the provision of subsection 1, subsection 1 जो ऊपर बताया गया है, या on assessment circle forming part of a, ठीक है, forming on any assessment circle forming part of any area in respect of which notification has been issued under subsection 1 under subsection 2 section 9 shall not exceed, shall not exceed the rate of assessment imposed at the last previous assessment more than one fourth, more than one fourth। कहता है कि जी लास्ट टाइम जो असेसमेंट की गई थी ना, उससे जो नई असेसमेंट लगाएंगे उससे 1/4 एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है, उससे 1/4 एक्सीड नहीं करेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा जो लास्ट असेसमेंट की गई थी, ठीक है। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट शैल नॉट एक्सीड द लास्ट प्रीवियस सेंशन फॉर ला, ये आगे एक और प्रोवाइजो भी देता है, ठीक है। सिंपली वो कहता है कि जी जो आपकी असेसमेंट की गई है 3 के तहत, ठीक है, वो आपकी जो आगे इसको सेक्शन 4 में कल पढ़ेंगे तो ज़्यादा वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक दफ़ा वो जो आपकी एवरेज असेसमेंट है जो लास्ट टाइम की गई थी उसकी जो नेक्स्ट होगी वो आपकी 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। आगे कहता है कि जी प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ असेसमेंट imposed on any state shall not exceed the rate of assessment of last previous assessment on is on the state by more than one half, ठीक है। वो आपकी जो नेक्स्ट जो है वो वो मोर हाफ से ज़्यादा नहीं होगा। इसका वो मैं आपको मज़ीद क्लियर करूँगा, इस पर मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ, ठीक है। बहरहाल सिंपली आपने ये प्रोवाइजो को छोड़ के ये ज़हन में रखना है कि जी जो एक दफ़ा असेसमेंट हो गई है, नेक्स्ट जो असेसमेंट होगी वो आपकी 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी, जो लास्ट असेसमेंट है उससे 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे पीछे हमने पढ़ा था किसी भी सिचुएशन में आपकी असेसमेंट जो है वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होती। आगे फोर्थ में कहता है कि जी दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई इन सिचुएशन में नहीं अप्लाई होगी टू विच लैंड नॉट प्रीवियसली असेस्ड। एक लैंड जो पहले असेस ही नहीं हुई, जो फर्स्ट टाइम असेस हो रही है, उस पे सबसेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा, उस पे सबसेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आगे कहता है या इन विच नो इन विच कनाल एरीगेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, या जिस पे एरीगेशन का वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो उस पे भी 3 आपका सब सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा। मतलब उस पे भी ऐसा नहीं होगा कि जी पिछली दफ़ा जो किया है उस पे 1/2 या 1/4 एक्सीड कर दें, ऐसा नहीं होगा। सिंपली आपका ये यहाँ पे असेसमेंट का करने का वो यही कह रहा है कि जी आपका किसी भी सिचुएशन में 1/4 से ज़्यादा असेसमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जी काश्तकारों को कहें कि जी हमें 1/4 से ज़्यादा आप पे करें, नहीं। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट